Hello everyone, welcome to the new video of mine. In today's lecture, we are going to see about the scope of supply in GST. Part 1. It means there will be the second video for part 2. Now, before we start with our session, let us see the points of discussion, please. Today we are going to see full meaning and what is covered in the scope of supply in GST. And in a scope of supply, there are three schedules are there: Schedule 1, Schedule 2, and Schedule 3. We will today's video we will see only part Schedule 1, and Schedule 2 and 3 we will see in the next lecture. So, student, before I will tell you anything or I show you something, before that I would like to tell you scope of supply under GST. ये जो scope of supply GST का है, ये most important ये सेक्शन है. सेक्शन 7 में इसके बारे में दिया गया है. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. मतलब कि अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि मोर देन 40% आपको जीएसटी का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा. ये कि पूरा जितनी भी आगे के सम है वो डिपेंड पूरे सप्लाई के ऊपर है. एंड दिस स्कोप ऑफ सप्लाई इज गिवन अंडर द सेक्शन 7. ये रिपीट करने का क्या मतलब था? ऑब्जेक्टिव्स में ये आपको पूछा जाता है. सेक्शन 7. सो जो सेक्शन 7 है उसके अंदर जो सप्लाई आती है ये पूरे एक ही डायग्राम में एवरीथिंग इज देयर. ये पूरा स्कोप ऑफ सप्लाई इस एक ही डायग्राम में है. अगर किसी भी स्टूडेंट को डायग्राम में याद रहता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैंने इसको एक टेबल फॉर्म में भी देने की कोशिश की है, पर पहले हम इस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे. जो सेक्शन 7 है उसमें सप्लाई इंक्लूड्स, मतलब कि ये डेफिनेशन जो है वो इंक्लूसिव है. इंक्लूसिव का क्या मीनिंग है कि यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं उसके सिवाय अगर कोई और भी डील होती है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं. तो क्या वर्ड्स दिए गए हैं वो जरा देख लेते हैं. सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई में हो सकता है सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल एक्सेट्रा. तो ये सारे अगर इनमें से कोई भी चीज़ है वो हमारी क्या हो जाएगी? सप्लाई हो जाएगी. और साथ में हमको प्लस चाहिए कंसिडरेशन. कंसिडरेशन मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई चीज़ दुकान से लेते हैं तो उसके बदले में हम कुछ देते हैं, दैट इज कॉल्ड द कंसिडरेशन. तो ये जो पूरा सेल और ये कंसिडरेशन होना चाहिए, काय के लिए होना चाहिए? फॉर द बिजनेस और फॉर द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस. तो ये सब कुछ लिखा हुआ है कौन से सेक्शन में? सेक्शन 7(1)(a. जरा ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव्स में आपको पूछ सकते हैं. ओके, सो ये हमारा कवर हुआ सेक्शन 7(1) सब सेक्शन A. सेम थिंग जो हमारा सेक्शन 7(1)(b) है वो बोलता है अगर कोई इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस कर रहे हैं आप, अगर कोई आप सर्विस इंपोर्ट करा रहे हैं मतलब बाहर से मंगा रहे हैं, तो वो भी हमारा क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा. एक पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, मैं सप्लाई बोल रही हूँ, इसका मतलब जहां जहां पे भी सप्लाई होगा मतलब कि हमारा जीएसटी लगेगा. ओके, सो इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस अगर हम कर रहे हैं और फॉर कंसिडरेशन मतलब कि पैसे देके, भले वो हम अपने बिजनेस के लिए करें या अपने बिजनेस के लिए नहीं करके अपने प्राइवेट यूज के लिए भी कर रहे हैं, तो भी वो इम्पोर्टेशन माना जाएगा. दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखिए. यहाँ पे गुड्स की बात हो रही थी, यहाँ पे गुड्स और सर्विस की बात हो रही थी, यहाँ पे सिर्फ सर्विस की बात हो रही है. यहाँ पे कंसिडरेशन होना चाहिए, यहाँ पे भी कंसिडरेशन होना चाहिए. यहाँ पे बिजनेस या उसके फर्दरेंस के लिए होना चाहिए, पर यहाँ पे दिया गया है कि अगर वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं भी है, मतलब कि अगर उसकी मीनिंग निकाली जाए तो अगर पर्सनल यूज के लिए भी कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहा है, मतलब बाहर के इंडिया से बाहर से कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहा है, तो वो भी हमारे क्या मानी जाएगी? सप्लाई मानी जाएगी. इसके सिवाय ये जरा ये जो सेक्शन 7(1)(c) है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन. मतलब कि ऊपर मैंने आपको बोला कि कंसिडरेशन चाहिए, पर कुछ कुछ हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एक्सेप्शंस दिए गए हैं या कुछ कुछ सप्लाई को छोड़ दिया गया है. जो होगी तो सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन होगी, पर उसको भी हम लोग क्या गवर्नमेंट क्या मानेगी? सप्लाई मानेगी. मतलब इसको सिर्फ छोड़ दिया गया है. अगर कंसिडरेशन नहीं भी हो
तो भी उसको क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। तो ये कौन कौन सी ऐसी सप्लाई हैं जिनमें कुछ आदमी कुछ कर रहा है लेकिन सेकेंड आदमी उसको कुछ भी नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी वो सप्लाई मानी जाएगी, ये हम रीड करेंगे शेड्यूल नंबर 1 में। ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, 3 शेड्यूल हैं। तो शेड्यूल 1 कवर्स द सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 7(1) कैपिटल ए, जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 7(1) कैपिटल ए जो है वो जो है वो सारी बातें बताता है जिसमें कि आपको जितनी भी लिस्ट दी जाएगी, आपके पास में पूरी एक लिस्ट दी जाएगी, उसमें से आपको पहचानना है कि कौन सी एक्टिविटी जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है और उसमें से कौन सी ऐसी ऐसी बातें हैं जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। मतलब कि ये इसमें आप इस शेड्यूल में आप ये सीखेंगे कि जो भी सप्लाई है या तो वो गुड्स की होगी या सर्विस की होगी, तो आप कैसे पहचानोगे। और जो भी इसमें लिस्ट दिया जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान पे रखिएगा स्टूडेंट, जो भी यहाँ पे लिस्ट दी जाएगी वो शेड्यूल नंबर 2 में कवर होगा। शेड्यूल 1 ऊपर बताया, शेड्यूल 2 नीचे मैंने बताया। तो शेड्यूल 2 में जितनी भी लिस्ट मैं आपको बताऊंगी उस सब के वो सब सप्लाई होगी और उन सब के ऊपर जीएसटी लगेगा। अब इसके अपोजिट में आते हैं, डेट इज द एक्सक्लूडिंग। मतलब कि जीएसटी में से, मतलब कि स्कोप ऑफ सप्लाई में से क्या क्या निकाला गया है, मतलब कि किस किन चीजों के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई। मतलब कि ये ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जिनके हैं तो वो सप्लाई, लेकिन उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाते हैं। ये किस में दिया है, जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 7(2) में। और इन सब के बारे में जितनी लिस्ट है वो दिया गया शेड्यूल नंबर 3। तो हम आगे आई मीन टू से स्कोप ऑफ सप्लाई समझने के बाद हम आगे पढ़ेंगे शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2 एंड शेड्यूल नंबर 3। ये तीनों ही कवर अगर हो गए तो समझ लीजिएगा कि आपको स्कोप ऑफ सप्लाई का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जो मैंने आपको डायग्राम में बताया वही चीज आप ऐसे टेबल फॉर्म में भी देख सकते हैं। जरा देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिया है, दिस इज अ सेक्शन 7 और इसमें 3 क्लॉज हैं, ए, बी एंड सी। ए किसके साथ में डील करता है, एक एक वर्ड का मैंने एक ये लिया हुआ है, अल्फाबेट लिया हुआ है। सी स्टैंड फॉर कंसिडरेशन एंड BIZ स्टैंड फॉर बिजनेस, इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस विथ और विदाउट। ये जो इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है विथ और विदाउट बिजनेस, मतलब पर्सनल पर्पस के लिए भी किया। शेड्यूल नंबर, ये जो सेक्शन 1C है उसका शेड्यूल नंबर 1 है और इसको दूसरा नाम बोला जाता है डीम्ड सप्लाई। स्टूडेंट वापस से ध्यान दीजिएगा, डीम्ड सप्लाई, राइट। और इसको मैंने यहाँ पे ऐसे किया है सी कैंसिल, मतलब कंसिडरेशन नहीं होगा। जिनको वो डायग्राम में नहीं याद पड़े तो वो टेबल फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। ये आ गया हमारा दूसरा सेक्शन, डेट इज अ सेक्शन 1A। जो सेक्शन 1 कैपिटल ए है वो किसमें, उसमें क्या आ जाता है, शेड्यूल 2 आ जाता है, जिसमें सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है और उसको मैंने प्लस दिया है। मतलब ये सारी वैसी लिस्ट हैं जिनके ऊपर टैक्स लगता है। उसके बाद में हमारा है सेक्शन 7 का सेकेंड सेक्शन, सबसेक्शन 2। इसके अंदर 2 पार्ट हैं, ए एंड बी। ए जो है वो है शेड्यूल नंबर 3, मतलब कि नेगेटिव लिस्ट, मतलब कि ये सारी ऐसी लिस्ट हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, वो सप्लाई नहीं मानी जाती है और वो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। और इसका सेकंड पार्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या एलए जो है वो नोटिफाइड करती हैं कि ये नेगेटिव लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा। उस इस तरीके से आप चाहें, मैं वापस दिखा रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप डायग्राम में भी याद कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस टेबल फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। लेट अस आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम पहला सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A। हम 1A की सिर्फ बात कर रहे हैं, आपको मैंने बताया था 1A B C है, हम पहले A की बात कर रहे हैं। A में आपको ये समझना होगा, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड, सप्लाई में क्या क्या आता है। सप्लाई में आता है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, और डायग्राम के हिसाब से मैंने आपको बताया था DSLRBET, राइट। सो इस हर एक वर्ड का मीनिंग है। डी स्टैंड फॉर डिस्पोजल,
S स्टैंड फॉर सेल, लाइकवाइज T स्टैंड फॉर ट्रांसफर। मतलब कि वो आप भले लाइसेंस करो, रेंटल करो, बाटर करो, एक्सचेंज करो, ट्रांसफर करो, वो सब हमारी क्या हो जाती है, सप्लाई हो जाती है। और सेकंड पॉइंट जो हमको चाहिए वो हमको क्या चाहिए, कंसिडरेशन। मतलब कि अगर मैं आपको कुछ दे रही हूँ, सर्विस दे रही हूँ, तो आप उसके बदले में मुझे कुछ दोगे। कुछ का क्या मीनिंग है यहाँ पे, कुछ का मीनिंग है यहाँ पे या तो आप मनी दोगे या मनी के फॉर्म में कुछ और दोगे या फिर बाटर एक्सचेंज करेंगे और या तो फिर आप मुझे काइंड में दोगे। तो वो हमारा क्या होता है, फॉर कंसिडरेशन होता है बाय अ टैक्सेबल पर्सन। मतलब कि कोई एक टैक्सेबल पर्सन दूसरे टैक्सेबल पर्सन को सप्लाई करता है काय के लिए, इन द फॉर द कोर्स ऑफ द बिजनेस और द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। ये कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या है, ये हम आगे वाले वीडियो में सीखेंगे। और एक पॉइंट याद रखिए, सप्लाई इज ऑलवेज ऑफ अ गुड्स, सर्विस और बोथ। सप्लाई में हमेशा या तो गुड्स होंगे या तो सर्विस होगी या तो दोनों भी होंगे, राइट। सेकंड जो हमारा है, इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस। मतलब कि अगर हम कोई सर्विस इम्पोर्ट कर रहे हैं और कंसिडरेशन दिया है, मतलब हमने कुछ इंपोर्ट किया और कुछ उसके बदले में पेमेंट किया, पर वो जो सर्विस हमने मंगाई थी वो हमने भले बिजनेस के लिए की हो चाहे नहीं की हो, वो हमारी क्या मानी जाएगी, सप्लाई मानी जाएगी। ये किस में लिखा है, सेक्शन 7(1)(b) में। ठीक है, तो इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगी। अगर मैं एक एग्जांपल ले लीजिए कि मेरे पास में एक कंप्यूटर था और मैंने उसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूएसए से मंगाया, पर वो सॉफ्टवेयर मैं चाहे तो ऑफिस में यूज़ करूं तो भी वो मेरी सप्लाई होगी, पर मैं अगर उसे ऑफिस में नहीं यूज़ करके मैं उसे अपने पर्सनल अपने घर में किसी काम के लिए यूज़ कर रही हूँ तो भी ये हमारे क्या मानी जाएगी, सप्लाई मानी जाएगी। और तीसरा है जो हमारा स्कोप ऑफ सप्लाई में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, डेट इज द सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। वो आएगा हमारे शेड्यूल नंबर 1, राइट। विदाउट कंसिडरेशन मतलब क्या, किसी ने एक पार्टी ने काम किया पर दूसरी पार्टी ने नहीं किया, ओके। और इसके बाद में ये जो शेड्यूल 2 है वो डील करता है कि कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं और कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज है जिसको हम सप्लाई मानेंगे और कैसे पहचानेंगे कि कौन से गुड्स हैं और कौन सी सर्विस है, इसके बारे में। और जो भी शेड्यूल 2 में दिया गया होगा और उसको शेड्यूल 2 या सेक्शन 7(1) कैपिटल ए, दोनों की बात एक ही है। इसका मीनिंग है कि ये सारी जो लिस्ट है वो उन सब के ऊपर जीएसटी लगेगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब देख लेंगे हम सेक्शन 7 और सब सेक्शन 2। इससे पहले हमने 1 की बात करी, अब हम बात करें 2 की। 2 में जो है मैंने पहले भी बताया था, वेरी सिंपल रखा है मैंने से, इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव लिस्ट। दूसरी वर्ड में अगर मैं आपको बोलूं एग्जम्प्ट लिस्ट, ठीक है, तो इसको जीएसटी के स्कोप से बाहर रखा गया है। और ये जो भी पूरी लिस्ट है वो किस में दी गई है, शेड्यूल 3। आगे की वीडियोस में हम ये पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे शेड्यूल 1, 2 एंड 3। आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। इस शेड्यूल के साथ में आपको ये भी याद रखना होगा, सेक्शन 7(1) सब सेक्शन सी में ये कवर होता है। लेट अस सी शेड्यूल नंबर 1 में दिया क्या गया है। सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, मतलब कि अगर कुछ भी आप गुड्स में या सर्विस में डील कर रहे हो पर वो क्या है, विदाउट कंसिडरेशन, मतलब कि उसमें पैसे की लेन देन या किसी भी तरह का कुछ लेन देन नहीं है। मतलब एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के लिए काम किया पर सेकंड पार्टी ने फर्स्ट पार्टी को कुछ भी नहीं दिया, उसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। हम आगे देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी सप्लाई है जो विदाउट कंसिडरेशन है पर उसको सप्लाई माना गया, तो भी माना गया है, क्योंकि हमारे हिसाब से सप्लाई तब होती है जब हम गुड्स या सर्विस की डील करें और उसके रिटर्न में कुछ कंसिडरेशन हमको मिलना चाहिए। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो उसके बदले में आप जो मुझे फीस देते हो तो वो कंसिडरेशन है, पर यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप मैं कर रही हूँ लेकिन आप अगर मुझे नहीं कंसिडरेशन नहीं दे रहे, रिटर्न में कुछ भी नहीं दे रहे, तो भी वो सप्लाई मानी जाएगी। तो ये जीएसटी के अंदर कौन कौन सी हैं जरा देख लेते हैं। और ये सब दिया हुआ है शेड्यूल नंबर 1 में। घड़ी घड़ी रिपीट करने का क्या मीनिंग है कि ऑब्जेक्टिव्स में आपको घुमा फिरा के पूछेंगे। सबसे पहले जो हमारा सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन आता है, सबसे पहले है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट। मतलब आपकी कोई बिजनेस की असेट है और आपने उसको
हमेशा के लिए किसी को दे दिया या बिजनेस से निकाल दी, पर वो किससे, विदाउट कंसिडरेशन, मतलब जिसको भी दी आपने उससे उसके बदले में कुछ भी नहीं लिया। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, अगर बिजनेस का एक पुराना पीसी था और हमने वो उठा के चैरिटी में दे दिया, तो वो हमने क्या किया, चैरिटी में दिया तो वो हमने उस एनजीओस में परमानेंटली दे दिया है, पर उनसे कुछ भी नहीं लिया, राइट। तो ये हमारा होता है परमानेंट ट्रांसफर। सेकेंड जो शेड्यूल नंबर 1 में आता है, सप्लाई टू रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब कि अगर कोई चीज आपने अपने रिलेटिव को या डिस्टिंक्ट पर्सन को दी है, मतलब दूर के रिश्तेदार को दी है, रिश्तेदार या दूर के रिश्तेदार को, या जहाँ पे एक दूसरे से कुछ कोई रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है, एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, किसी भी तरीके का रिलेशनशिप है, और अगर कोई सप्लाई आप उनको कर रहे हो और वो भी विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हो, तो वो हमारी क्या मानी जाएगी, गवर्नमेंट आपको माफ नहीं देगी, वो कंसिडर किया जाएगा सप्लाई। सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट, एजेंट प्रिंसिपल को और प्रिंसिपल एजेंट को जो भी गुड्स एक दूसरे के बीच में सप्लाई करती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन द प्रिंसिपल एजेंट एंड एजेंट प्रिंसिपल, राइट। तो ये भी हमारा क्या माना जाएगा, सप्लाई मानी जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और हिज अदर एस्टेब्लिश आउटसाइड इंडिया, मतलब आप कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पे रेड में किया हुआ है सर्विस। सो यहाँ पे हम गुड्स की इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे गुड सर्विस की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई आप सर्विस इंपोर्ट कराते हो विदाउट कंसिडरेशन अपने रिलेटिव से, तो भी वो आपकी क्या मानी जाएगी बेटा, सप्लाई मानी जाएगी। मतलब कि जहां जहां मैंने वर्ड बोला सप्लाई मानी जाएगी, मतलब कि वहां पे जीएसटी लगेगा। और एक पॉइंट याद रखिएगा, इस पूरे क्लास को डीम्ड सप्लाई भी बोला जाता है, मतलब कि आप पैसा लो चाहे नहीं मान लो, आपकी ये सप्लाई मानी जाएगी। अब एक एक समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था परमानेंट पैरामीटर्स फॉर सप्लाई और डीम्ड सप्लाई। सबसे पहले आपको 5 बातें ध्यान पे रखनी होगी कि सप्लाई आप पहचानोगे कैसे। पहले तो आपने या तो गुड्स दिया हो या तो सर्विस दी हो, राइट, और या तो दोनों दिया हो, उसके बदले में आपको कुछ वापस मिला हो, और ये काम आपने किसके लिए किया हो, बिजनेस के लिए किया हो या आगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया हो, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया हो। ये जो भी आपने गुड्स या सर्विस दी हैं वो हमारी क्या होनी चाहिए, टैक्सेबल होनी चाहिए। और ये हमको किससे मिलनी चाहिए, टैक्सेबल पर्सन से, मतलब टैक्स फ्री पर्सन से मिलेगा तो फिर वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। ठीक है, मैं वापस से पैरामीटर रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि ये पांचों ही आप चीजें, चारों पांचों चीजें देखेंगे तो ही आप समझ पाओगे कि सप्लाई क्या है। पहले तो गुड्स या सर्विस होना चाहिए, सेकंड कंसिडरेशन होना चाहिए, बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, टैक्सेबल होनी चाहिए वो गुड्स या सर्विसेज, और नेक्स्ट क्या होना चाहिए, किसी टैक्सेबल पर्सन से मिलना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये एक एक चीज देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ओके, शेड्यूल 1 सबसे पहले हमने देखा था परमानेंट ट्रांसफर ऑफ एंड डिस्पोजल ऑफ बिजनेस, ये सब हमने देखे। इन सबको आपको याद करने के लिए ये मैंने स्लाइड बनाया है। देखिए, शेड्यूल 1 का एज ए स्टूडेंट लेवल आपको याद करने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट पड़ेगा, तो उसको आप पारस करके याद कीजिए। मतलब कि PA स्टैंड फॉर परमानेंट ट्रांसफर ऑफ असेट, R stand for supply to the related person, A stand for principal agent, agent principal, and S stand for importation of service। तो ये पारस करके अगर आप वर्ड याद रखोगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा कि शेड्यूल नंबर 1 में ये सारी बातें आती हैं। और ये सारी जितनी भी बातें हैं ये हमारी क्या है, डीम्ड सप्लाई है, मतलब कि सप्लाई है, मतलब कि GST लगेगा। पर अभी देखते हैं एक एक पैरामीटर। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस क्या होता है। एक तो पहले तो हमारी बिजनेस की एसेट होनी चाहिए, परमानेंट बेसिस पे हम इसको किसी और को दे दें, विदाउट कंसिडरेशन दे दें, कवर द होल्डिंग टू दिस सब्सिडरी ट्रांसफर आल्सो, मतलब जो होल्डिंग कंपनी रहती है और वो अपनी सब्सिडरी कंपनी को, मतलब कि पेरेंट कंपनी अगर अपनी चाइल्ड कंपनी को ट्रांसफर कर रही है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। अगर ऐसा भी हो रहा है तो भी वो हमारी सप्लाई है और GST लगेगा। और याद रखिएगा, ये जो हम बिजनेस की असेट ट्रांसफर कर रहे हैं उसके ऊपर इस कंपनी ने ITC लिया हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब लेते समय गवर्नमेंट से इस असेट को परचेज करते समय जो टैक्स पे किया होगा वो माइनस मिलेगा। ITC क्या होता है हम आगे वाले वीडियो में अच्छे से
सीखेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। फिलहाल आप यहाँ पे ये वर्ड आईटीसी याद कीजिए कि आईटीसी अवेल किया होगा तो ही हमको ये हमारा क्या माना जाएगा, डीम्ड टू बी सप्लाई। सो आईटीसी और कुछ नहीं होता है, सिर्फ जो भी आपने ऐसे खरीदी है, खरीदते समय जो भी आपने टैक्स भरा होगा वो आप माइनस लोगे, आईटीसी उसे कहते हैं। और मैकेनिज्म क्या है हम आगे वाली वीडियो में सीखेंगे। सेकेंड हमने देखा था सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, जैसे कि ऑफिसर और डायरेक्टर्स के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन होती है वो भी डीम्ड सप्लाई मानी जाएगी। दो पार्टनर्स के बीच में कोई डील होती है तो भी वो सप्लाई मानी जाएगी। वैसे एम्प्लॉय के बीच में कॉमन थर्ड पर्सन होल्ड मोर देन 25% वोटिंग राइट्स आर शेयर, मतलब कि एक कंपनी है और उसमें एक थर्ड पर्सन है जो 25% से भी ज़्यादा शेयर होल्ड करता है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएगा। वन ऑफ देम कंट्रोल द अदर, मतलब कि एक आदमी दूसरे के ऊपर कंट्रोल करता है, तो वहां पे ये रिलेशनशिप हो जाता है रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन। ओके, और थर्ड पर्सन कंट्रोल बोथ। कभी कभी ऐसे होता है कि तीसरा जो आदमी है वो दो कंपनीज के ऊपर कंट्रोल करता है, तो वो वहां पे भी ये क्या हो जाएगा, डीम्ड सप्लाई मानी जाएगी। सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल्स द थर्ड पर्सन एंड सेम फैमिली मेंबर्स। अगर सेम फैमिली मेंबर के बीच में भी अगर कोई ट्रांजेक्शन होती है तो वो भी हमारी क्या मानी जाएगी, सप्लाई बिटवीन द रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में भी जो ट्रांजेक्शन होंगी वो भी डीम्ड टू बी सप्लाई मानी जाएगी। और एक डिस्टिंक्ट पर्सन एज पर द सेक्शन 25 के हिसाब से और भी दो चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी मतलब पेरेंट कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी मतलब क्या, उसकी चाइल्ड कंपनी। तो इसको इन दोनों के बीच में भी अगर कोई ट्रांजेक्शन होती है तो वो भी क्या मानी जाएगी, सप्लाई मानी जाएगी। सेम थिंग हेड ऑफिस और ब्रांच, जैसे कि बैंक्स हैं तो बहुत सारी उनकी ब्रांचेस होती हैं, तो जो ब्रांचेस और हेड ऑफिस और ब्रांचेस के बीच में भी जो ट्रांजेक्शन होती है वो भी हमारी क्या मानी जाती है, सप्लाई मानी जाती है। और दूसरा जो था एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, अगर एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को 50,000 तक गिफ्ट मिलती है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाई जाती है। ओके, और अगर कोई आप कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट कर रहे हैं, मतलब कि जो हम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ होगा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा और उसके थ्रू एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ पेमेंट कर रहा है तो वो भी जीएसटी के अंदर नहीं आता है। सेम थिंग आपको मालूम है बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो सीटीसी पेमेंट पे रहते हैं, मतलब कि उनके पास एक फिक्स्ड पेमेंट रहती है और उसके सिवाय जितना वो कंपनी की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि क्लब की मेंबरशिप हो गई, जिम की मेंबरशिप हो गई, और ऐसे बहुत सारे बिल्स कंपनी पे करती है तो उसको सीटीसी बोलते हैं। तो ऐसे एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को अगर कोई सीटीसी भी मिलता है तो वो भी एग्जाम्पल है इसका, डीम टू बी सप्लाई का। और ये जो मैंने अभी बात किया यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉय का एक गुड रिलेशनशिप है, तो उसमें सैलरी मिलती है तो वहाँ पे जीएसटी नहीं आता है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। जो मैंने बात किया था हम लोगों ने उसके बारे में, एजेंट और प्रिंसिपल और एजेंट के बारे में, वहाँ पे आपको ध्यान देना है ओनली फॉर गुड्स, मतलब वहाँ पे हम सर्विस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं, राइट। अगर वो एजेंट प्रिंसिपल को और प्रिंसिपल एजेंट को विदाउट कंसिडरेशन देता है तो भी हम उसको क्या मानेंगे, डीम्ड सप्लाई मानेंगे। डीम्ड सप्लाई मतलब जीएसटी लगेगा। इफ द सप्लाई ऑफ सर्विस बिटवीन ए एंड पी, एजेंट एंड प्रिंसिपल, देन कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड, देन ओनली इट इज अ सप्लाई। मतलब कि अगर कोई सर्विस है, गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, सर्विस की बात कर रहे हैं। अगर सर्विस है किसके बीच में, एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में और प्रिंसिपल एजेंट के बीच में, तो वहां पे हम लोगों को कंपल्सरी कंसिडरेशन चाहिए। अगर कंसिडरेशन होगा तो ही सप्लाई है और कंसिडरेशन नहीं होगा तो नहीं है। इसका मतलब गुड्स है और विदाउट कंसिडरेशन है तो भी वो हमारी क्या है, सप्लाई है। पर अगर सर्विस है, कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं है। मतलब कि सर्विस के लिए कंसिडरेशन का होना बहुत ही अनिवार्य है। ये इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस जरा वापस से ध्यान दीजिए, मैंने तो पहले भी बोला था लेकिन फिर से ध्यान दिला देती हूँ। हियर वी आर स्पीकिंग ओनली फॉर दी सर्विस। सप्लाई क्या होना चाहिए, आउटसाइड इंडिया होना चाहिए।
रेसिपेंट कौन होना चाहिए, हमारे इंडिया का अंदर होना चाहिए। प्लेस ऑफ सर्विस कहाँ पे होनी चाहिए, हमारे इंडिया में आनी चाहिए। इम्पोर्टेशन एज पर द शेड्यूल 1, और अगर ये तीनों ही पैरामीटर हैं तो वो हमारे शेड्यूल 1 के हिसाब से क्या होगा, इम्पोर्ट होगा, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस होगा, और वो हमारे क्या मानी जाएगी, डीम्ड सप्लाई मानी जाएगी। ओके, this way student we had learned about the various parameters of supply, and we had learned about the if supply is there, there should be a consideration, and that activity means supply of goods or services, both should be or both should be for the business or for the furtherance of the business. And supply of without consideration, we had also seen the supply of goods and services, and we had also seen the supply without consideration is also considered as a deemed supply. And we will see the negative list also. Supply of goods or services, we are going to learn in the schedule number 2. We had seen supply without consideration is a supply in schedule number 1, and negative list we are going to see in the schedule number 3. Thank you for watching the video.